Hello everyone. I hope you are doing very well. So very good morning to everyone. So today we are going to start what matter in our surrounding, जिसमें हम कुछ बातें डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। तो आज हम आगे की बातें डिस्कस करेंगे। जैसा कि हम डिस्कस कर रहे थे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, तो मैंने आपको बताया क्या कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर के बीच में होता है स्पेस। वो किस एग्जांपल से बताया था कि मैंने कहा था कि एक गिलास आप पानी लीजिए और उस एक गिलास पानी में आप क्या करिए, डिजोल्व कर दीजिए। एक गिलास पानी लीजिए और उसमें क्या करिए, आप शुगर डिजोल्व कर दीजिए। जैसे आपने शुगर डिजोल्व करी तो क्या होगा, शुगर के पार्टिकल्स उस गिलास पानी के पार्टिकल्स के बीच में चले जाएंगे। तो इससे कैसे पता लगा, मैंने क्या कहा था आपको, मैंने एक अच्छे से एग्जांपल से इस तरीके से बताया था कि एक गिलास पानी लिया, मान लीजिए उस पानी के मार्क को फिक्स कर दीजिए। जरूरी नहीं कि आप 100 ml लें, मैं एक मार्क के लिए ले रहा हूँ कि 100 ml तक वो पानी मैंने फिल कर रखा। आपने उसमें लगभग 50 ग्राम शुगर ऐड कर दी। 50 ग्राम शुगर ऐड करने पर भी, डिसॉल्व होने पर भी इस लेवल जो ये वाटर का रहा वो इसी पर मेंटेन रहा, मतलब 100 ml ही रहा। इसका मतलब ये हुआ कि पानी का लेवल इंक्रीज नहीं कर रहा है, मतलब जो शुगर के पार्टिकल्स हम ऐड कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं जाके उस पानी के बीच में, जो पानी के पार्टिकल्स के बीच में, जो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो स्पेस है उसको ऑक्यूपाई कर रहे हैं। यहाँ से पता लगता है कि जो मैटर है उसमें इंटर पार्टिकल इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस प्रेजेंट होता है। क्लियर? हमने और क्या डिस्कस किया था? हमने इसके अलावा एक डिस्कस की थी कि द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल। पार्टिकल स्मॉल होते हैं, जिसको हमने KMnO4 के एग्जांपल से आप समझ सकते हैं या इंडिगो डाई के एग्जांपल से आप समझ सकते हैं। क्लियर? जैसे जैसे आप डाइल्यूशन करते जाएंगे उस हिसाब से जो कलर होगा उसकी इंटेंसिटी तो कम होती जाएगी, बट क्योंकि एक स्मॉल ड्रॉप, स्मॉल क्रिस्टल्स भी उसको कलर करने में क्या है, कैपेबल है, तो इसका मतलब पार्टिकल्स अपने आप को ब्रेक कर रहे हैं और पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल। ठीक है? और पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेसेस बिटवीन देम, ये बात भी मैंने आपको प्रूव कर दी। और थर्ड जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। देखो तीन कैरेक्टरिस्टिक्स हमने पढ़ी, पार्टिकल्स ऑफ मैटर कॉन्स्टेंटली मूव कर रहे हैं। अब पहली हमने पढ़ी कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से बने हुए हैं, जिन्हें क्या कहते हैं हम, एटम्स। एंड अकॉर्डिंग टू जॉन डाल्टन एटम्स वाज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल। ठीक है? अब क्या समझने वाली बात है, समझने वाली बात यह है कि उनके बीच में स्पेस भी होता है और वो कॉन्स्टेंटली मूव कर रहे हैं। अगर पार्टिकल्स कॉन्स्टेंटली मूव कर रहे हैं तो इस बात को कैसे प्रूव कर सकते हैं? जैसे मैं ऑलरेडी आपको 2-3 एग्जांपल दे चुका हूं। क्या एग्जांपल मैंने आपको दिए थे? जैसे फूड की स्मेल आपको दूर से आ जाती है, तो आप क्या एग्जांपल लिखेंगे? स्मेल ऑफ फूड या फूड एरोमा। जो फूड के पार्टिकल्स होते हैं वो एयर में से ट्रेवल करके आप तक पहुंच जाते हैं और आपको पता लग जाता है कि क्या खाना बन रहा है किचन में। जैसे मैंने कहा परफ्यूम, स्मेल ऑफ परफ्यूम, XYZ, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जिनमें डिफ्यूजन होता है। तो डिफ्यूजन को आप इजीली कैसे समझ सकते हैं? डिफ्यूजन का मतलब क्या है, देखिए, द इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर ऑन देयर ओन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। मैंने बताया था इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑन देयर ओन, right? Intermixing of particles of two different types of matter on their own is called diffusion. It is the phenomena in which the movement of molecules or particles occur from their higher concentration, जहां पे उनकी हायर कॉन्सेंट्रेशन है वहां से वो लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाएंगे। हायर कॉन्सेंट्रेशन का मतलब जैसे आपने इंक की ड्रॉप ऐड करी वाटर में, ठीक है, तो होगा क्या, इंक में इंक का जो कंटेंट है वो हाई कॉन्सेंट्रेशन पे है, और जब वो वाटर में गया तो वो धीरे धीरे ब्रेक डाउन होगा, मतलब हाई कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जा रहा है। वाटर में इंक का कोई कॉन्सेंट्रेशन है नहीं, तो इसका मतलब वो हाई कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ ट्रेवल करेगा। उसी तरह फूड जहां पर बन रहा है वहां पे फूड पार्टिकल्स के हायर कॉन्सेंट्रेशन है, वो आगे की तरफ ट्रेवल करना स्टार्ट करते हैं हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ। समझिए ध्यान से, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग, इसी वजह से डिफ्यूजन प्रोसेस होती है और इसी वजह से आपके पास फूड की स्मेल आ जाती है, आपके पास परफ्यूम की स्मेल आ जाती है, इंक इसमें डिसॉल्व, इंक इसमें मिक्स हो जाती है। यही तो रीजन है इस बात का। तो इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर ऑन इट्स ऑन या ऑन देयर ऑन इज कॉल्ड डिफ्यूजन, इज कॉल्ड डिफ्यूजन। आप समझिए ध्यान से, इट इज अ फिनोमेना इन विच द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स और पार्टिकल्स अकर फ्रॉम देयर हायर कॉन्सेंट्रेशन से टुवर्ड्स देयर लोअर कॉन्सेंट्रेशन। नेक्स्ट जो पॉइंट कहता है कि जैसे मैंने एग्जांपल अभी आपको बताया, व्हेन ए परफ्यूम बोतल, जब हम उसको ओपन करेंगे एक कॉर्नर में, तो दूसरे रूम में, उस रूम के दूसरे कॉर्नर में ऑटोमेटिकली स्मेल आ जाएगी। सो फ्रेग्रेंस स्प्रेड इन द होल रूम क्विकली, ऐसा नहीं बहुत स्लोली। अगर वहां किसी ने, मान लीजिए रूम के एक कॉर्नर में किसी ने स्प्रे किया तो मुझे दूसरे कॉर्नर में बहुत जल्दी से स्मेल आ जाती है। क्यों? क्योंकि पार्टिकल्स कॉन्स्टेंटली मूव कर रहे हैं। दिस हैपन्स बिकॉज द पार्टिकल्स ऑफ परफ्यूम मूव्स रैपिडली इन ऑल डायरेक्शन। और देखिए, क्योंकि जो ये पार्टिकल्स है परफ्यूम के, ये गैसियस फॉर्म में है, तो ये बहुत तेजी से मूव करते हैं। किस फॉर्म में है? गैसियस फॉर्म में। तो ये बहुत तेजी से और रैंडमली मूव करते हैं सभी डायरेक्शन में, रैंडमली मूव करते हैं सभी डायरेक्शन में। ये कैसे मूव कर रहे हैं? रैंडमली। एंड मिक्स विद द मूविंग पार्टिकल्स ऑफ एयर इन द रूम, और जो
एयर के पार्टिकल्स रूम में ऑलरेडी प्रेजेंट है, उनमें मिक्स कर जाते हैं। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर पजेसेस काइनेटिक एनर्जी, बिल्कुल ठीक बात है, काइनेटिक एनर्जी जो कि मोशन की वजह से आती है। काइनेटिक एनर्जी किसकी वजह से आती है? मोशन की वजह से। आगे आने वाली क्लासेस में आप पढ़ेंगे काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर, मतलब मास और वेलोसिटी पे डिपेंड करती है काइनेटिक एनर्जी। मतलब मोशन अगर होगा तो काइनेटिक एनर्जी होगी, अगर मैं भाग रहा हूँ तो काइनेटिक एनर्जी मेरे अंदर है, मैं बैठा हूँ काइनेटिक एनर्जी नहीं है, उस टाइम पे पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक है, मैं हाथ चला रहा हूँ तो काइनेटिक एनर्जी है हाथ के अंदर। ठीक है, इस तरीके से आप समझ सकते हैं। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर पजेसेस काइनेटिक एनर्जी, अगर पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं कॉन्स्टेंटली तो डेफिनेटली उनके अंदर क्या है? काइनेटिक एनर्जी, एंड सो आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। अच्छा, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है, एक काइनेटिक एनर्जी होती है एक्चुअली में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ये रिलेशनशिप आप आने वाली ग्रेड्स में पढ़ेंगे। तो काइनेटिक एनर्जी का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर के, तो टेम्परेचर बढ़ा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, पार्टिकल्स तेजी से भागने लगे, ज्यादा क्या होगी? इंटरमिक्सिंग होगी। कैसे होगी भाई? ऐसा हुआ, मैंने बढ़ाया टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ाया, काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई। अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई तो इसका मतलब क्या हुआ? पार्टिकल्स तेजी से भागने लगे, तेजी से भागने लगे तो अच्छे से इंटरमिक्सिंग करने लगेंगे, ज्यादा कोलिजन्स करेंगे। एज टेम्परेचर राइजेस पार्टिकल्स मूव फास्टर, और ज्यादा अच्छे से इंटरमिक्सिंग होगी, मतलब डिफ्यूजन ज्यादा होगा। तो विद टेम्परेचर डेफिनेटली क्या इंक्रीज होता है? डिफ्यूजन इंक्रीज होता है। अच्छा, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, अनदर कैरेक्टरिस्टिक क्या है? पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट तो जरूर करते हैं, क्योंकि अगर अट्रैक्शन नहीं होती तो फिर सॉलिड लिक्विड गैस में डिफरेंस कैसे पता लगता है? सॉलिड के केस में अट्रैक्शन सबसे ज्यादा है, लिक्विड के केस में थोड़ी कम हो गई, और गैस के केस में लीस्ट है अट्रैक्शन इन अमंग इन दीज स्टेट्स, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो समझने वाली बात यह है कि सॉलिड, लिक्विड, गैस की अगर मैं बात करूं तो जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर है वो अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को डेफिनेटली, क्योंकि सॉलिड के केस में पार्टिकल्स बहुत ज्यादा क्लोज बैठे हुए हैं, और क्लोज बैठे हुए हैं तो तभी तो अट्रैक्शन सबसे ज्यादा है। देयर आर सम फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ मैटर व्हिच बाइंड देम टुगेदर। फिर आते हैं हमारे कोहेसिव फोर्सेस। कोहेसिव फोर्सेस और एडहेसिव फोर्सेस क्या है? देखो, कोहेसिव फोर्सेस क्या है? द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस। इन्हें तो कहते हैं हम कौन से फोर्सेस? जो डिफरेंट सब्सटेंसेस के बीच में होते हैं उन्हें कहते हैं एडहेसिव फोर्सेस, और जो सेम सब्सटेंसेस के बीच में होते हैं उन्हें कहते हैं कोहेसिव फोर्सेस। तो दो फोर्सेस हैं, कोहेसिव फोर्स और एडहेसिव फोर्स। द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ सेम सब्सटेंस उसे कह देते हैं हम कोहेसिव फोर्स, और द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस उसे कह देते हैं हम एडहेसिव फोर्स। ठीक है, तो ये बात आती है। अगर मैं एक पीस ऑफ चौक लेता हूं, बिल्कुल ठीक बात है, एक आइस क्यूब ली और एक आयरन नेल लिया, मैंने ले लिया एक पीस ऑफ चौक। ठीक है जी, ये है पीस ऑफ चौक। एक लिया आयरन नेल। ठीक है, डोंट गो विद द ड्राइंग। ठीक है, आयरन नेल, और एक मैंने पीस ऑफ चौक ली, एक आयरन नेल ली, और एक ले लिया आइस क्यूब। ठीक है जी, मैंने हथौड़ा लिया, हैमर लिया, तीनों पे मारा, कौन सी चीज टूट जाएगी? आइस क्यूब, यस, ब्रेक हो जाएगी। आयरन नेल, ब्रेक तो नहीं होगी, और पीस ऑफ चौक ब्रेक हो जाएगी। अब समझने वाली बात क्या है? क्या आप आइस क्यूब को ऐसे पकड़ के हाथ से तोड़ सकते हैं? आई थिंक नहीं, बट चौक को तोड़ सकते हैं, और आयरन नेल को बिल्कुल नहीं। ठीक है, अब समझ गए हैं हम बात को कि इनके बीच में एक फोर्स प्रेजेंट है जो इन पार्टिकल्स को बाइंड करके रख रहा है, जो इन पार्टिकल्स को अट्रैक्ट रखता है, जिसके कहते हैं फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। अगर मैं एक चौक का पीस लेता हूँ, एक आइस क्यूब लेता हूँ और एक आयरन नेल लेता हूँ, अगर बीट करता हूँ हैमर के साथ, chalk will easily break into smaller pieces, but more force will be required to break a cube of ice, and iron nail will not break। बिल्कुल ठीक बात है, आयरन नेल विल नॉट ब्रेक। यहां से ही पता लगा कि चौक वीक है सब में से। उसके बाद आइस क्यूब थोड़ी स्ट्रॉन्ग है, और उसके बाद है आपकी कौन, बताइए? आयरन नेल। कौन है? आयरन की नेल। तो चौक, आइस क्यूब और आयरन नेल, तो ये इस तरीके से हमने अरेंज कर दिया इनकी स्ट्रेंथ के बेस पे। और स्ट्रेंथ किस बेस पर आ रही है कि पार्टिकल्स कितने क्लोज हैं, पार्टिकल्स में अट्रैक्शन क्या है, ठीक है, कितना फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग है। तो इस बेसिस पर हम मूव करेंगे नेक्स्ट बात पे। रीजन क्या कह रहा है? द रीजन फॉर दिस इज दैट द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, मैंने कहा था ना, उनके बीच में जो पार्टिकल्स जो अट्रैक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, उनके बीच में एक फोर्स, और जिसे कहते हैं फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, इज क्वाइट weak in between the chalk particles, but forces of attraction in between the particles of ice cube is a bit stronger than chalk particles, while forces of attraction in between the particles of iron is very very strong। तभी तो आयरन की नेल ब्रेक नहीं हो रही है, और इसी वजह से क्या हो रहा है, आप देख सकते हैं आइस क्यूब ब्रेक हो जाती है और चौक उससे भी जल्दी ब्रेक हो जाती है। समझ रहे हो? तो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन का अगर मैं ऑर्डर लिखूं,
फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग सी बात समझो, ये मेरे हैंड्स हैं दोनों, ये दोनों दूर दूर हैं, क्या इनमें कोई फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होगा? अभी मान लीजिए कुछ है, थोड़े पास आई, तो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन अब ज्यादा है या अब ज्यादा है? मान लीजिए थोड़े फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गया, अट्रैक्शन बढ़ रहा है तो और पास आए, और पास आए। एक बार तो मैंने अब हाथों को ऐसे रख रखा है, और एक बार मैंने ऐसे रख लिया, और एक बार ऐसे, तीन कंडीशन दिया मैंने आपको, ऐसे, ऐसे और ऐसे। आप मुझे बताइए किस केस में आप इन हाथों को कितना फोर्स लगा के अलग कर देंगे? इस केस में आपने फोर्स लगाया मान लो ए, इस केस में फोर्स लगाया बी, और इस केस में फोर्स लगाया सी। आप मुझे बताइए किस केस में ज्यादा फोर्स लगेगा? इस वाले केस में हाथों को अलग करने के लिए आपको फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा, मतलब सी वाला फोर्स सबसे ज्यादा है। और जब इस तरीके से, तो आप इन हाथों को खींच सकते हैं, खींच सकते हैं, थोड़ी देर बाद इस तरीके से खींच जाएंगे, तो मतलब बी थोड़ा फोर्स तो लग रहा है, सी से कम है, पर बी में फोर्स तो लग रहा है, सी से कम है। और इस केस में तो फोर्स ही नहीं लगना, देखो बिल्कुल अलग, ये देखो तीनों सॉलिड थे, बट फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन की बात आ चुकी है। तो सी में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन थे, उसके बाद बी में, और उसके बाद ए में। तो इस तरीके से फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन के बेस पे आप कह सकते हैं, आप ये भी कह सकते हैं कि अगर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है तो वो चीज ज्यादा क्लोज होगी, ठीक है। मतलब उस केस में इंटर पार्टिकल डिस्टेंस कम हुआ। मतलब अगर मैं इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन की बात करूं, वो इनवर्सली रिलेटेड होगा इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस से, ठीक है। इंटर पार्टिकल जो डिस्टेंस होगा, इंटर मॉलिक्यूलर, इंटरमोलिकुलर जो डिस्टेंस होगा वो इनवर्सली रिलेटेड होंगे। चलिए मूव करेंगे नेक्स्ट बात पर। एक बार मैं रीजन दोबारा बता देता हूँ। द रीजन फॉर दिस इज दैट द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन इज क्वाइट वीक इन बिटवीन द चॉक पार्टिकल्स, बट फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन इन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ आइस क्यूब इज अ बिट स्ट्रॉन्गर, व्हाइल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन इन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ आयरन इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। आयरन के केस में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब आता है नेक्स्ट रिजिड। रिजिड एंड फ्लूइडिटी दो शब्द हैं, एक है रिजिडिटी, एक क्या है रिजिडिटी, और एक क्या है फ्लूइडिटी। ये दो प्रॉपर्टी समझो, तो शब्द समझो क्या है ये रिजिडिटी और फ्लूइडिटी। रिजिड वर्ड से समझ रहे हैं हम कुछ कठोर, कुछ हार्ड सी चीज। मतलब जैसे ये पेन, मैंने इसको प्रेस कर रहा हूं तो प्रेस नहीं हो रहा है, मतलब ये रिजिड है। जैसे वाटर है, वो फ्लूइड, फ्लूइडिटी मतलब फ्लो, क्या कर सकता है वो, फ्लो। अच्छा प्रेस कर रहा हूं, हार्ड है, रिजिड है, एक जगह बैठा हुआ है, फ्लो नहीं कर पा रहा है। जो फ्लो ना करे रिजिड, जो फ्लो कर ले फ्लूइड। क्लियर? तो रिजिड मींस अनबेंडिंग और इनफ्लेक्सिबल। अनबेंडिंग और इनफ्लेक्सिबल, देखो बेंड भी नहीं कर रहा है, इनफ्लेक्सिबल भी है। इस सॉलिड इज ए रिजिड फॉर्म ऑफ मैटर सो दैट इट मेंटेन्स द शेप व्हेन सब्जेक्टेड टू आउटसाइड फोर्स। जैसे सॉलिड ही तो है, फोर्स लगा रहा हूं बट ये अपनी शेप को चेंज नहीं कर रहा है, वॉल्यूम को चेंज नहीं कर रहा है। तो ये सॉलिड इज ए रिजिड फॉर्म ऑफ मैटर, ये फ्लूइड नहीं है। सो दैट इट मेंटेन व्हेन सब्जेक्टेड टू आउटसाइड फोर्स। बट जो लिक्विड और गैसेस होते हैं वो उन्हें फ्लूइड्स कहते हैं, उनके अंदर प्रॉपर्टी होती है फ्लूइडिटी। कौन सी प्रॉपर्टी? फ्लूइडिटी। फ्लूइडिटी। क्लियर? नेक्स्ट जो बात आती है फ्लूइड्स क्या है। फ्लूइड्स आर द सब्सटेंसेस विच हैव टेंडेंसी टू फ्लो। फ्लूइड्स के अंदर क्या है? फ्लो करने की टेंडेंसी। ठीक है, जैसे वाटर, हनी, मिल्क एटसेट्रा, है ना, ये सभी लिक्विड्स हैं। लिक्विड्स और गैसेस फ्लो कर सकते हैं, जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये फ्लो कर सकते हैं। सो लिक्विड इज अ फ्लूइड फॉर्म ऑफ मैटर विच ऑक्यूपाइज द स्पेस ऑफ द कंटेनर, विच ऑक्यूपाइज द स्पेस ऑफ द कंटेनर। जिस कंटेनर में हम रखेंगे और उसी की शेप ले लेगा। लिक्विड्स कैन टेक अप द शेप ऑफ द वेसल इन विच दे आर कैप्ड। लिक्विड्स हैव ए वेल डिफाइंड सरफेस, इनका सरफेस एरिया होता है और वेल डिफाइंड सरफेस होता है। A gas is a fluid form of matter which fills the whole container, the entire volume available to them. Gases can
गैसेस कैन ऑक्यूपाई द एंटायर वॉल्यूम अवेलेबल टू देम। लिक्विड्स एंड गैसेस आर नोन एज फ्लूइड्स। लिक्विड्स और गैसेस को हम क्या कहते हैं? फ्लूइड्स। सॉलिड्स को क्या कहते हैं? रिजिड्स। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, हमारी 3 स्टेट्स ऑफ मैटर है, सॉलिड्स जो रिजिड है, लिक्विड जो फ्लूइड है, और गैसेस जो फ्लूइड है। ठीक है। नेक्स्ट जो बात आती है क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। जैसा कि मैंने बताया, मैटर को क्लासिफाई किया जाता है बेस्ड ऑन व्हाट? ऑन द बेस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑल मैटर कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 ग्रुप्स, सॉलिड्स, लिक्विड एंड गैसेस। सॉलिड्स जैसे जो हम शुगर क्यूब डालते हैं, जैसे एक चाय का एग्जांपल लेते हैं, शुगर क्यूब जो हम डालते हैं किसमें? चाय बनाने में के लिए, तो वो किसका एग्जांपल हो गया? जो हमारी चाय है वो लिक्विड है, और जो टी के वेपर्स आएंगे, जो वेपर्स आ रहे हैं वहां पे, वो क्या है? जो वहां पे वेपर्स आएंगे लिक्विड के, वो क्या है? गैस। क्लियर? और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, मल्टीपल एग्जांपल्स आपको बताऊंगा, बट पहले हम समझते हैं सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैसेस और इनकी प्रॉपर्टीज। सॉलिड्स क्या है? सॉलिड इज दैट स्टेट ऑफ मैटर विच हैज अ डेफिनाइट शेप, मास एंड वॉल्यूम। बहुत अच्छी बात है। जिसकी शेप भी कैसी? डेफिनाइट, मास भी डेफिनाइट, और वॉल्यूम भी डेफिनाइट। जैसे आइस होगी, वुड हो गया, कोल हो गया, आयरन हो गया, पेन, नोटबुक, इनकी डेफिनेट शेप है, मास है, वॉल्यूम है। अच्छा, कुछ अमेजिंग सॉलिड्स भी होते हैं, जैसे कॉटन अपनी शेप को चेंज कर सकता है ना? मतलब ऐसे कंप्रेस कर सकते हो, कंप्रेसिबल भी है थोड़ा, ठीक है, ड्यू टू एयर प्रेजेंट, है ना? जैसे शुगर, शुगर के जो क्रिस्टल्स रहेंगे वो जिस भी कंटेनर में आप रखोगे उसकी शेप लेते रहेंगे, बट अगर मैं पर्टिकुलरली एक शुगर क्रिस्टल की बात करूँ तो वो अपनी शेप चेंज नहीं करेगा। ठीक है। अच्छा, सॉलिड्स हैव अ डेफिनेट मास एंड डेफिनेट वॉल्यूम, डेफिनेट शेप। ठीक है, शेप फिक्स्ड है। ये सारी बातें क्या है उनके बारे में? फिक्स्ड, फिक्स्ड शेप, फिक्स्ड मास। सॉलिड्स हैव नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी, कंप्रेसिबिलिटी नहीं है। जैसे मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स दिए, जैसे ये वाला पेन है, ये पेन ले लीजिए, ये कंप्रेसिबल है क्या? नहीं है। मैं कंप्रेस कर रहा हूँ, कंप्रेस नहीं हो रहा है, कंप्रेसिबल नहीं है। तो मैं क्या कहूँगा? सॉलिड्स हैव नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी, दे आर नॉट कंप्रेसिबल, दे आर नॉट कंप्रेसिबल। आप ऐसे भी कह सकते हो, कंप्रेसिबल। जो नेक्स्ट बात आती है वो क्या है? सॉलिड्स हैव हाई डेंसिटी। देखो सिंपल सी बात है, डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास बाय वॉल्यूम। समझना ध्यान से, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है? मास बाय वॉल्यूम। मैंने 1 kg तीनों चीजें ली, मतलब मैंने मास क्या कर दिया? फिक्स्ड। समझना ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं। मैंने 1 kg लिया सॉलिड, एक लिक्विड लिया जिसका वेट भी क्या था? 1 kg, और 1 kg ले ली गैस। मतलब मास क्या कर दिया? फिक्स्ड। मास क्या कर दिया? फिक्स्ड एकदम। 1 kg सॉलिड, 1 kg लिक्विड और 1 kg गैस, तीनों केसेस में मास हो गया फिक्स्ड। अगर मास फिक्स्ड हो गया तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मास बाय वॉल्यूम। अगर मैं इसकी वॉल्यूम V1 बोलूँ, इसकी V2 बोलूँ और इसकी V3 बोलूँ, तो डेफिनेटली V3 ज़्यादा होगी, क्योंकि पार्टिकल्स दूर दूर रहते हैं, इंटर पार्टिकल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कम रहता है, और इंटर पार्टिकल स्पेस ज़्यादा रहता है। फिर V2, फिर V1। क्लियर? V1, V2, V3। अब समझने वाली बात क्या है? डेंसिटी, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, और वॉल्यूम आपकी ज़्यादा है गैसेस की, ये गैसेस की वॉल्यूम हो गई, ये आपकी वॉल्यूम हो गई किसकी? V2 लिक्विड की, और ये वॉल्यूम हो गई किसकी? सॉलिड की। तो अगर मैं डेंसिटी सॉलिड की बोलूं, मान लीजिए मैं लिखूं डेंसिटी सॉलिड, डेंसिटी लिक्विड और डेंसिटी गैस। जिसको बोल रहा हूँ V2, और वॉल्यूम गैस जिसको बोल रहा हूँ P3। क्लियर? डेंसिटी सॉलिड, डेंसिटी लिक्विड और डेंसिटी गैस। समझ रहे बात को? तो वॉल्यूम सॉलिड, वॉल्यूम लिक्विड और वॉल्यूम गैस। अब समझने वाली बात क्या है कि V1 जो वॉल्यूम सॉलिड है वो सबसे कम है, वॉल्यूम सॉलिड सबसे कम है, तो डेंसिटी सॉलिड सबसे ज्यादा होगी। वॉल्यूम लिक्विड बीच में है तो उसके हिसाब से डेंसिटी लिक्विड होगी,
और उस हिसाब से डेंसिटी, वॉल्यूम गैस सबसे ज़्यादा है तो डेंसिटी गैस सबसे कम होगी। मतलब डेंसिटी सॉलिड की सबसे ज़्यादा हो गई, रिवर्स ऑर्डर बना दो बस, V1 V2 V3 का। डेंसिटी सॉलिड की सबसे ज़्यादा, उसके बाद डेंसिटी लिक्विड, उसके बाद डेंसिटी गैस। या आप ऐसे भी बोल सकते हैं सिंपल तरीके से, बोल सकते हैं ये जो डेंसिटी है ये V1 वॉल्यूम के लिए है, ये जो डेंसिटी है ये V2 वॉल्यूम के लिए है, और ये जो डेंसिटी है V3 वॉल्यूम के लिए है। मतलब अगर मैं D1 D2 D3 बात करूँ, डेंसिटी को बात करूँ D1 और इसको बात लूँ D2 और इसको बोलूँ D3, तो डेफिनेटली जो D1 होगा वो सबसे ज़्यादा होगा, D2 उससे कम और D3 उससे कम। ठीक है, और जो ऑर्डर रहेगा वॉल्यूम का वो V1 देन V2 और देन V3, ये ऑर्डर रहेगा। क्लियर? इस तरीके से आप इस डेंसिटी को भी क्या कर सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं। तो सॉलिड्स हैव हाई डेंसिटी, द इंटरमोलिकुलर फोर्सेस इन सॉलिड्स आर वेरी स्ट्रांग, क्योंकि पार्टिकल्स आर वेरी वेरी क्लोज, पार्टिकल्स बहुत ज्यादा क्लोज हैं। द डायमेंशन ऑफ सॉलिड्स डू नॉट इंक्रीज इन लार्ज प्रोपोर्शन ऑन हीटिंग और कूलिंग। ऐसा नहीं कि आपने हीट किया तो बहुत ज्यादा डायमेंशन बढ़ चुके हैं, एक्सपेंशन और कॉन्ट्रेक्शन तो होता है, बट वो सॉलिड टू सॉलिड डिपेंड करता है। बट ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा लार्ज प्रोपोर्शन में होगा, हीटिंग और कूलिंग करने पे बहुत ज्यादा डायमेंशन चेंज नहीं होता। सॉलिड्स डिफ्यूज इनटू वन अनदर वेरी वेरी स्लोली। आपने क्या लिया, सैंड लिया, और आपने क्या लिया, सॉल्ट लिया। आपने एक कोई भी बर्तन लिया, कोई वैसल लिया, उसमें सैंड डाल दी, फिर सॉल्ट डाल दिया। क्या सॉल्ट तो सैंड में इंटरमिक्स हो जाएगा खुद से ही? आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं, आपने अनडिस्टर्ब रख दिया। 1 घंटे बाद देखो, 2 घंटे बाद देखो, 3 घंटे बाद देखो, 4 घंटे बाद देखो, 2 दिन बाद देखो, 10 दिन बाद देखो, वो सॉल्ट ऊपर ही रहेगा। मान लो ऊपर डाला है और साइड नीचे ही रहेगी, इंटरमिक्सिंग होगी नहीं होगी। तो आप कह सकते हैं सॉलिड डिफ्यूजन जो है वो नेग्लिजिबल है। तो आप कहेंगे सॉलिड डिफ्यूजन टू वन अनदर वेरी स्लोली, या कोई डिफ्यूजन नहीं होता, कुछ सॉलिड्स में हो जाता है, वो हम डिस्कस करेंगे। चलिए मूव करेंगे नेक्स्ट बात पे। नेक्स्ट क्या है, लिक्विड्स। लिक्विड्स, ए लिक्विड इज ए स्टेट ऑफ मैटर विच हैज डेफिनेट शेप, डेफिनेट शेप नो, जिसकी डेफिनेट शेप नहीं होगी, जिसका डेफिनेट मास एंड वॉल्यूम रहेगा। लिक्विड इज ए स्टेट, जैसे लिक्विड्स का एग्जांपल लेते हैं पहले, वाटर, वाटर एक लिक्विड है, एसीटोन, और आप ले सकते हो मिल्क, हनी, एटसेट्रा। तो इन सभी की डेफिनेट मास है, डेफिनेट वॉल्यूम है, बट दे हैव नो डेफिनेट शेप, दे कैन टेक अप द शेप ऑफ एनी वेसल जिसमें भी हम उनको रखेंगे। वाटर, अल्कोहल, मिल्क, मर्करी, ये सभी क्या है, लिक्विड। देखो मर्करी एक लिक्विड है फिर भी रूम टेम्परेचर पे, क्या मर्करी एक सॉरी मेटल है फिर भी रूम टेम्परेचर पे लिक्विड है। अच्छा, प्रॉपर्टीज पे आते हैं। लिक्विड्स हैव डेफिनेट मास एंड वॉल्यूम, लिक्विड्स डू नॉट हैव ए डेफिनेट शेप, बिल्कुल ठीक बात है। और नेक्स्ट आता है लिक्विड्स आर स्लाइटली मोर कंप्रेसिबल देन दैट ऑफ सॉलिड्स। देखो लिक्विड्स के केस में होता क्या है, आप ऐसे समझ सकते हो, सॉलिड्स में एक छोटा सा डायग्राम बना के समझा देता हूँ। इक्वल है ये, ऐसा नहीं है इक्वल, मत इक्वल नहीं है, सारे इक्वल हैं, ठीक है, ये सारे इक्वल ही हैं। ये सॉलिड्स, ये लिक्विड्स, ये गैसेस, पार्टिकल्स क्लोज, क्लोज, क्लोज। इस तरीके से पार्टिकल्स क्या है, वेरी क्लोज, लिक्विड के पार्टिकल्स। क्लोज, वो वेरी क्लोज, ये क्लोज। और गैस के पार्टिकल्स वेरी फार अपार्ट, बहुत ज्यादा दूर। तो गैसेस के केस में जो है पार्टिकल्स बहुत ज्यादा दूर है, रैंडम मूव कर रहे हैं किसी भी डायरेक्शन में, रैंडमली मोशन है, कांस्टेंट। देखो कांस्टेंट मोशन तो है सभी में, बट गैसेस के केस में रैंडम मोशन है, और वेरी फार अपार्ट, बहुत ज्यादा डिस्टेंस है, इंटरपार्टिकल डिस्टेंस लार्ज है। तो इस वजह से आप क्या कहेंगे, गैसेस के केस में जो आपके रहेंगे पार्टिकल्स, जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन रहेगा वो सॉलिड केस में सबसे ज्यादा, लिक्विड केस में, और देन गैसेस केस में सबसे कम। ठीक है, और जो डिस्टेंस है वो गैसेस के केस में सबसे ज्यादा है। मतलब आपने क्या लिखा, लिक्विड्स आर स्लाइटली मोर कंप्रेसिबल, क्योंकि इनके बीच में स्पेस नहीं है,
तो ये कंप्रेसिबल नहीं होते। इनके बीच में थोड़ा सा स्पेस है, तो आप अगर प्रेशर लगाएंगे तो ये पार्टिकल्स थोड़े क्लोज आ जाएंगे और ये क्या हो जाएंगे, मतलब कंप्रेस हो जाएंगे। डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज लेसर देन दैट ऑफ सॉलिड। डेंसिटी को मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। सबसे ज्यादा डेंसिटी होती है सॉलिड की, सेम अमाउंट की बात कर रहे हैं हम डेंसिटी, उसके बाद लिक्विड की, और डेंसिटी उसके बाद गैस की। ठीक है। द फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड्स इज लेस देन दैट ऑफ सॉलिड। मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड्स का जो बीच में फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन रहेगा वो सॉलिड से थोड़ा कम रहेगा, बट जो इंटर पार्टिकल डिस्टेंस रहेगा, जो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस रहेगा मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड्स के बीच में, वो सॉलिड से थोड़ा ज्यादा रहेगा। लिक्विड्स एक्सपेंड्स फार मोर देन सॉलिड्स ऑन हीटिंग। जैसे सॉलिड्स हीटिंग और कूलिंग करने पे बहुत ज्यादा एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते, बट लिक्विड्स हीट करने पे एक्सपेंड होते हैं एज ज्यादा एज कंपेयर टू सॉलिड्स। द पार्टिकल्स ऑफ टू डिफरेंट लिक्विड्स कैन डिफ्यूज इन वन अनदर इजीली। और दो डिफरेंट लिक्विड्स के पार्टिकल्स डिफ्यूजन कर सकते हैं, क्योंकि लिक्विड्स के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस है, तभी तो इंक और वाटर डिफ्यूज कर जाते हैं। इंक एंड वाटर इजीली डिफ्यूज कर जाते हैं, है ना। इंडिगो डाई ले लो, जैसे आपने लिया सॉलिड सॉलिड ना लेके सॉलिड लिक्विड ले लो, एक पोटेशियम परमैंगनेट का क्रिस्टल जैसे मैंने बताया था KMnO4 का क्रिस्टल ले लो इन वाटर, तो डिफ्यूजन तो होगा, बट लिक्विड लिक्विड से कम होगा। अगर मान लीजिए KMnO4 लिक्विड फॉर्म में लो और एक क्रिस्टल फॉर्म में लो, तो लिक्विड फॉर्म वाले का H2 में जाने के बाद जल्दी से डिफ्यूजन होगा, बट KMnO4 क्रिस्टल का H2 में थोड़ी देर से डिफ्यूजन होगा। तो इस तरीके से डिफ्यूजन आप क्या समझ सकते हैं, इस तरीके से आप समझ सकते हैं इस बात को कि जो डिफ्यूजन है वो सबसे ज्यादा होता है गैसेस में, उसके बाद लिक्विड्स, उसके बाद सॉलिड्स। So the particles of two different liquids can diffuse in one another easily. मूव करेंगे नेक्स्ट बात पर, गैसेस। ठीक है, तो गैसेस क्या है? गैस इज ए स्टेट ऑफ मैटर विच हैज डेफिनेट मास बट नो डेफिनेट शेप और नो डेफिनेट वॉल्यूम। देखो सॉलिड्स में क्या थी, डेफिनेट शेप, डेफिनेट वॉल्यूम, डेफिनेट मास। लिक्विड्स में क्या थी, डेफिनेट मास, इनडेफिनेट शेप बट डेफिनेट वॉल्यूम। गैसेस में क्या, नो डेफिनेट शेप मतलब इनडेफिनेट शेप, इनडेफिनेट वॉल्यूम और बट डेफिनेट मास। जैसे O2, N2, H2, CO2, ये सभी क्या है, गैसेस। प्रॉपर्टीज क्या है, जैसे कि हम एक्सप्लेन कर चुके हैं, गैस कंटेंट इन ए वेसल हैज ए डेफिनेट मास। जिस भी वेसल में गैस रहेगी डेफिनेट मास रहेगा। गैसेस डू नॉट हैव डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम। वो कितनी भी वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेंगे जितनी वॉल्यूम उनके लिए अवेलेबल होगी, ठीक है, मैक्सिमम वॉल्यूम वो ऑक्यूपाई कर लेंगे। हाईली कंप्रेसिबल रहते हैं, जैसे कि मैंने आपको दिखाया, उनके बीच में जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में जो स्पेस है वो ज्यादा है, तो इसलिए वो कंप्रेस हो जाते हैं, बिकॉज इंटरमोलिकुलर स्पेसेस बिटवीन देम आर वेरी वेरी लार्ज एज कंपेयर टू सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। जो डेंसिटी रहेगी मैंने बता दिया, डेंसिटी का फॉर्मूला मास बाय वॉल्यूम रहता है, क्योंकि ये वन वॉल्यूम ऐसे लिख सकते हो, क्योंकि वॉल्यूम गैसेस की ज्यादा होती है तो डेंसिटी इसकी क्या हो जाएगी, कम, एक्सट्रीमली स्मॉल एज कंपेयर टू सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। और रैंडम मोशन होता है, ठीक है। इंटरमोलिकुलर फोर्सेज आर नेग्लिजिबल, क्योंकि पार्टिकल्स इतने ज्यादा दूर है तो क्या बोल दिया जाता है, जो इनके बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या है, बहुत ज्यादा कम है, वेरी लेस, नेग्लिजिबल। गैसेस एक्सपेंड्स टू लार्ज एक्सटेंट व्हेन हीटेड। गैसेस लार्ज एक्सटेंट तक हीट क्या करती हैं, एक्सपेंड करती हैं जब हम इन्हें हीट करते हैं। और गैसेस डिफ्यूज इन वन अनदर रैपिडली टू फॉर्म होमोजेनियस मिक्सचर। जैसे O2 N2 में मिक्स कर जाती है, जैसे एयर इज ए होमोजेनियस मिक्सचर ना, उस तरीके से। तो गैसेस एक दूसरे में डिफ्यूज हो जाती है बहुत स्पीड से और क्या बना लेती है, होमोजेनियस मिक्सचर, मतलब यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। कैसा डिस्ट्रीब्यूशन, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंपोनेंट्स थ्रू आउट द सैंपल, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। उसके बाद आता है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, जिसे हम डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो एक बार मैं क्विकली रिकॉल कर देता हूं अभी तक हमने क्या किया है। हमने पढ़ा है सॉलिड, लिक्विड और गैसेस के बारे में, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। सॉलिड, लिक्विड और गैसेस के एग्जांपल्स पढ़े, ये है क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। सॉलिड, लिक्विड और गैस की प्रॉपर्टीज को एक साथ मैं आपको बताऊंगा टेबुलर फॉर्म में, बट हमने जो अलग अलग पढ़ी उनकी प्रॉपर्टीज पढ़ी, सॉलिड्स की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, लिक्विड्स की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं और गैस की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, ठीक है। और इनके एग्जांपल्स और इनके और उसके अलावा हमने पढ़ी थी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, की पार्टिकल्स कॉन्स्टेंटली मूव करते हैं, पार्टिकल्स ऑफ मैटर के बीच में क्या होता है, स्पेस होता है मैटर के पार्टिकल्स के बीच में, और मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में इंटर पार्टिकल डिस्टेंस होता है, इंटर पार्टिकल फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन होता है, ठीक है। फोर्सेज ऑफ जो अट्रैक्शन होता है वो डिस्टेंस के इनवर्सली रिलेटेड होता है। सॉलिड्स में सबसे ज्यादा इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, उसके बाद लिक्विड, उसके बाद गैसेस। गैसेस में सबसे ज्यादा इंटरमोलिकुलर क्या होता है, डिस्टेंस होता है, मतलब गैसेस के पार्टिकल्स रैंडम मोशन करते हैं, इधर उधर भागते रहते हैं और इनके बीच में जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या है, सबसे ज्यादा
जल्दी बताइए। जो इनके बीच में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है गैसेस के केस में वो सबसे ज्यादा कम है, जिसको हम नेग्लिजिबल भी बोल सकते हैं। हमने डेंसिटी डिस्कस की, इनकी शेप, मास, वॉल्यूम, कितनी वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे, किस तरीके से कंप्रेसिबल होंगे, वो सारी चीजें हमने आज डिस्कस की। चलिए फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। आपको इस सॉलिड लिक्विड गैस की प्रॉपर्टीज को रिवाइज करना है और हम नेक्स्ट क्लास में आके रिवाइज करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। एक बार मैं क्विकली रिकॉल करूंगा सभी प्रॉपर्टीज को। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कंपेरिजन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, इन सभी को हम कंपेरिजन करेंगे इस टेबुलर फॉर्म के हेल्प से। ओके, सो थैंक यू अगेन, वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास।